आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी सूचना यह है कि मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं। अगर आपने उस सवाल का सही जवाब दिया तो निश्चित रूप से एक सरप्राइज गिफ्ट होगा आप लोगों के लिए। जो भी कमेंट करेगा उसके घर आके मैं खुद देने आऊँगा वो गिफ्ट। सवाल मेरा यह है कि 2006 में जब परिसीमन हुआ था हमारे उत्तराखंड का, तो विधानसभा सीटें कितनी कम हुई थी पर्वतीय सभा क्षेत्र से और मैदानी क्षेत्र को मिली। तो आपको बताना है कि वो कितनी सीटें थी और किस जगह से कम हुई थी और मैदानी क्षेत्रों में कितनी सीटें बढ़ी। जो उसका हाय मेरे वीर, रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। जैसे जैसे 10 मार्च का दिन नज़दीक आ रहा है, हर नेता के दिलों की धड़कन बढ़ रही है, पर उससे ज़्यादा धड़कनें बढ़ रही हैं आम लोगों की। रामनगर के केस में देखा जाए तो बड़ा दिलचस्प मामला हो चुका है और नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर जीतेगा कौन। इतना तय है कि मामला त्रिकोणीय हो चुका है और त्रिकोणीय मामले में सिर्फ 3 नाम आज की तारीख में यानी कि 24 फरवरी 2022 को ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पे 3 नाम सबसे आगे हैं। भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय में संजय नेगी। इन तीनों के इर्द गिर्द ये चुनावी पटकथा लिखी गई है। अब जीतेगा कौन? आप जानते हैं कि रामनगर में जो मुसलमान वोटर है वो कांग्रेस का कोर वोटर माना जाता है। ये माना जा रहा था कि कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है, ये माना जा रहा था कि जो कांग्रेस की गिनती होगी वो शुरू होगी 17,000 वोटों से, यानी मुसलमान वोटरों से। पर कल दिलचस्प आंकड़े सामने आए। क्या आप जानते हैं रामनगर बाजार में कुल मुसलमान वोटों की संख्या ये मानी जा रही है 9 से 10,000 के बीच में है। और 9 से 10,000 के बीच में अगर मुसलमान वोट पड़ा है रामनगर बाजार में, तो आप सोच लीजिए कि कांग्रेस कहाँ पीछे खिसक चुकी है। तो जिस कांग्रेस को अभी हम टक्कर में मान रहे थे रामनगर में वोटों के आधार पे, जो कैडर वोट है कांग्रेस का, उसके आधार पे ये माना जा रहा था कि भाजपा और कांग्रेस की सीधे टक्कर होगी। हालांकि संजय नेगी ने तो दावा किया और भी निर्दलीय उम्मीदवार अपने में दावे कर रहे हैं, पर देखिए औरों के दावे खोखले हैं, इतना सभी जानते हैं। 3 नाम संजय नेगी, दीवान सिंह बिष्ट और महेंद्रपाल सिंह जी चर्चा में रहे हैं और अंत तक ये 3 नाम आएंगे, इस बात की तो गारंटी सभी को है। अब जीतेगा कौन? क्या भाजपा कांग्रेस की सीधी टक्कर है? तो मैंने बताया कि रामनगर बाजार में ये माना जा रहा था कि लगभग 17 से 18,000 मुसलमान वोटर पड़ा है जो सीधे सीधे कांग्रेस को गया होगा। पर जब कल ये खबर आई कि 9,500-10 हज़ार के आसपास मुसलमान वोट पड़ा है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो उम्मीदें हैं यहाँ पे धूमिल हो गई होंगी। अब हम चुनावी विश्लेषण कर सकते हैं क्योंकि इससे वोटरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर तो अब रही नहीं। टक्कर किसकी है? भाजपा और संजय नेगी की। अब लोग कहते हैं कि संजय नेगी तो निर्दलीय थे, उन्हें कहाँ आगे ताक रहे हो? संजय नेगी की 20 साल की मेहनत, संजय नेगी की ब्लॉक प्रमुख रहते हुए बीडीसी मेंबर, ग्राम प्रधान के बीच में बनाई इज्जत, वो काम आई। और इस बीच हालांकि 2 इंटरव्यू रामनगर में बहुत चर्चा में रहे। संजय नेगी का इंटरव्यू, उसके बाद मदन जोशी जी का इंटरव्यू रामनगर में बहुत चर्चा में रहे। इसके उलट अगर हम चर्चा में आए तो संजय नेगी की छवि के बारे में जो कहा जाता है, निश्चित रूप से इन चुनाव में उसका असर देखने को नहीं मिला है। संजय नेगी, मैं पहले भी इंटरव्यू ले चुका हूं संजय नेगी का और ये कह चुका हूं कि संजय नेगी की पुरानी छवि को आप वहीं छोड़ के आगे देखिए। रामनगर का जो आम वोटर है उनको उस छवि का नहीं मानता है, वो उनकी इज्जत करता है और ये जानता है कि संजय नेगी ने बहुत कड़ी टक्कर दी है। ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर मैं ऐसा कह रहा हूँ, व्यक्तिगत आधार पर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अब संजय नेगी दूसरे नंबर पर है, ये बताया मैंने आपको। कांग्रेस को पीछे छोड़ चुके हैं। हालांकि संजय नेगी का खुद का ये मानना है कि भाजपा शायद तीसरे नंबर पर रह सकती है। वो कांग्रेस को बढ़ चढ़ के आंक रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें नहीं मालूम था कि रामनगर जो मुसलमान वोटर है वो कम पड़ा है, यानी उम्मीद के विपरीत। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की जो एकमात्र ताकत थी वो धराशायी हो गई उस मामले पर। तो संजय नेगी और दीवान सिंह बिष्ट। अब दीवान सिंह बिष्ट जी की बात करें तो लोग उनसे बड़े नाराज थे। होता है, सत्ता में जो लोग होते हैं उनसे नाराजगी तय होती है। कई के काम करा पाते, कई के काम नहीं करा पाते। हालांकि कुछ उनके आसपास का जो ऑफिस स्टाफ है या लोग हैं उनसे लोग खफा थे, नाराज थे। लोगों को वहाँ से ढंग से ट्रीट नहीं किया गया, लोग नाराज थे। ये भी कहा गया कि जो लोग भाजपा के ऑफिस गए होंगे वो लोग तो भाजपा को वोट नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि वो उन लोगों को वहाँ से थोड़ा सा निराश होना पड़ा है। लेकिन ये चुनावी बातें हैं, चलती रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कोई वोटर वोट करने गया, खासकर महिला वोटर, बुजुर्ग वोटर, तो जब उन्होंने आंख बंद करी तो आंख बंद करते ही उनके सामने आया मोदी का चेहरा, कमल का फूल। तो उन्होंने दीवान सिंह के प्रति जो नाराजगी थी उसे साइड रखा और वोट डाल दिया भारतीय जनता पार्टी को। यानी कि आप कह सकते हो कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी को रामनगर में थोड़ा एज है, यानी कि वो आगे है संजय नेगी से।
ये बात मैं बहुत बड़े दावे के साथ कह रहा हूं आपको कि ये जो लड़ाई है 2 सीटों की, 2 लोगों की, संजय नेगी और भाजपा की लड़ाई, तो मैं इस बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि अतिशयोक्ति हो सकती है कैडर बोर्ड के कारण, लेकिन इतना तय है कि आज की तारीख में, जो आज 24 फरवरी के आधार पर जो मैंने लोगों से पूछा है, हालांकि मेरा फ़ोन थोड़ा ख़राब है तो मैं लोगों से चर्चा नहीं कर पाया, लोगों के मैंने छिप के राय ली है, यानी कि मोबाइल से राय नहीं ली है, तो वो राय मैं आपके पास नहीं रख पा रहा हूँ। उम्मीद करता हूं कि कल परसों तक मेरा मोबाइल ठीक हो जाएगा, नया मोबाइल आ जाएगा, तो मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर बताने की कोशिश करूंगा। अब संजय नेगी का ये दावा है और ये सोचना है, वो संजय नेगी जी सोच रहे हैं कि पाटकोट का जो इलाका है वहां उन्हें वोट मिला है, ग्रामीण क्षेत्रों का वोट उन्हें मिला है, और बूथ के लोगों ने भी ऐसा कहा है। पाटकोट के मामलों में जब मैं भाजपा के ऑफिस गया, कांग्रेस और मैं संजय नेगी के ऑफिस गया, तो वहां दोनों में विरोधाभास देखा, यानी कि एक ने कहा पाटकोट का वोट हमें ज़्यादा पड़ा है, दूसरे ने कहा पाटकोट का वोट हमें ज़्यादा पड़ा है, यानी कि जो वोटर बड़ा साइलेंट था। उस साइलेंट वोट के आधार पर आप नहीं कह सकते कि कौन आगे होगा। आज की तारीख पर मैं आपको दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं कि पहले 2 नंबर पर संजय नेगी और दीवान सिंह बिष्ट जी हैं। और दीवान सिंह बिष्ट जी इसलिए आगे हैं क्योंकि भाजपा का कैडर वोट आंख बंद करके मोदी के नाम पे वोट कर रहा था, इसी कारण से भाजपा लीड कर रही है। 10 मार्च को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो आप देख लीजिएगा, चौंकाने वाले परिणाम सामने आ सकते हैं। इतना तय है कि संजय नेगी का जितना इसलिए मुश्किल है क्योंकि जब आप कैडर वोट करने जाते हैं तो आपकी गिनती बहुत लेट शुरू होती है, लेकिन उसको उन्होंने कवर किया या नहीं किया, या भाजपा को अन्य निर्दलीय दलों, ये लोगों ने ये कहा कि अगर हम पीरू मदारा की बात करें तो पीरू मदारा में शिशुपाल रावत जी ने बहुत कड़े वोट काटे हैं, मालधन में भी वोट काटे हैं, यानी भाजपा को नुकसान किया है शिशुपाल रावत ने, हेम भट्ट ने और साथ में श्वेता मासीवाल जी ने, ये कहा जा रहा है। लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस का वोट खा गई हैं श्वेता मासीवाल जी, हेम भट्ट जी, सिलेंडर, तो इसलिए कांग्रेस निश्चित रूप से आज की तारीख में तीसरे नंबर पर है। के आधार पर श्योर नहीं हूँ, इसी तरह का मैं एक विश्लेषण फिर लेके आऊँगा मार्च के फर्स्ट वीक में, जब मैं लोगों से राय लाऊंगा और उनके विचार आपके सामने सुनाऊंगा। पुनः दोहरा रहा हूँ कि मोबाइल ख़राब है तो उनके विचार मैं आपको सुना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आज की तारीख में संजय नेगी और दीवान सिंह बिष्ट के बीच सीधी टक्कर है, ये आप तय मान लीजिए। कांग्रेस जो लीड कर रही थी, लेकिन जो कैडर वोट है वो तब्दील हो गया था अंतिम समय में। गाँव में तो कांग्रेस को वोट बहुत कम पड़ा है, बाजार की बात करें तो बाजार में जिस वोट की उम्मीद कर रही थी वो वोट उसे नहीं मिला है। तो संजय नेगी ने भाजपा को तो नुकसान पहुंचाया ही है, कांग्रेस को जबरदस्त रूप से नुकसान पहुंचाया। इस वीडियो को संभाल के रखिएगा। मुझे लगता है कि आज की तारीख में 2 लोग, दीवान सिंह बिष्ट और संजय नेगी, कड़ी टक्कर में हैं। जीतेगा कौन, इतना तो तय है कि भाजपा लीड कर रही है, यहाँ पे लगभग 2,500-3 हज़ार वोटों से संजय नेगी से लीड कर रही है, और मुझे लगता है कि ये जीत दीवान सिंह बिष्ट जी की होने वाली है। लेकिन जब हम 2-3 हज़ार वोटों की बात करते हैं, ये 5,000 से कम जो वोट होते हैं, तो इस मामले पर आप तय नहीं कर सकते, आप ये पुख्ता रूप से नहीं कह सकते कि यही जीत होगी। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि जीतेगा कौन, लेकिन पहले 2 नंबर पे निश्चित रूप से भाजपा और निर्दलीय उम्मीदवार दोनों हैं, यानी कि दीवान सिंह बिष्ट और संजय नेगी। कांग्रेस तीसरे नंबर पर है आज की तारीख में, चाहे आप ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर सर्वे कर लीजिएगा। लोग अंदर ये बोल रहे हैं कि संजय नेगी ने भाजपा को बहुत नुकसान पहुंचाया है तो कांग्रेस जीत सकती है। पहले मैं भी यही मान रहा था, लेकिन जब बाजार में मुसलमान वोटरों के मैंने वोट देखे, उसके आधार पर मुझे लगा कि निश्चित रूप से कांग्रेस पीछे हो गई है संजय नेगी से। हालांकि संजय नेगी भी ये मान रहे हैं कि मेरी टक्कर कांग्रेस के साथ है, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने बहुत वोट खाए हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें सही सूचना मिली नहीं है, क्योंकि भाजपा का जो वोटर है ना, बहुत साइलेंट वोटर था, अंदर तक पकड़ नहीं थी। जो वोट था उसने बोला कुछ, किया कुछ। तो निश्चित रूप से आज की तारीख में भाजपा 100% लीड कर रही है, यानी कि रामनगर का जो विधायक है निश्चित रूप से भाजपा की झोली में, यानी भाजपा का विधायक बनने जा रहा है आज के हिसाब से। फिर दोहरा रहा हूं, कड़ी टक्कर है, सटीक भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि 2-3 हज़ार वोटों के फासले के आधार पर, लेकिन कैडर वोट के आधार पर मैं निश्चित रूप से संजय नेगी से आगे दीवान सिंह बिष्ट जी को मान रहा हूं, और ये विधायक रामनगर का दीवान सिंह बिष्ट जी बनने जा रहे हैं। कांग्रेस तीसरे नंबर पे है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं नैनीताल विधानसभा क्षेत्र की जो 6 विधानसभा क्षेत्र है उनका आंकलन आपके सामने रखूंगा। लेकिन इस वीडियो को बंद करने से पहले मेरी इल्तिजा आप लोगों से यह है कि जब आप लोग उत्तराखंड के बारे में सोचते हैं तो परिसीमन जैसे मुद्दों को सामने रखिए। ये देखिए कि जब उत्तराखंड में 2026 में परिसीमन होगा तो हमारा ये उत्तराखंड किस दिशा की तरफ जा रहा है। फिलहाल
जीते कोई हारे कोई, उत्तराखंड हार रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको उत्तराखंड को जिताना है तो भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार उत्तराखंड में जो परिसीमन होगा, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे पर्वतीय क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, यह मान के रखिए। फिलहाल सवाल का जवाब आपने दे दिया है तो इनाम के लिए तैयार रहिएगा आप लोग। और हाँ, इतना ही कि रवि के बिंदास बोल को इतना प्यार देते रहिएगा। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय मतदाता।